Everyone, welcome to Education, and from today we are going to start classes on Indian economy. ये पूरा हफ्ता सिर्फ economics पढ़ेंगे from basics to advanced level topics. Let's get started. If you are a beginner, so ये chapter बिल्कुल भी miss करने वाला chapter नहीं है. You have to understand economics and the story of the evolution of economics as a subject. I'll be covering the most important parts of the introduction chapter. So let's get started with defining economics. So the definition of economics is the study of how societies use scarce resources to produce valuable commodities and distribute them among different people. Resources की कमी है, उसका इस्तेमाल करते हुए, उसका ध्यान रखते हुए goods और services को produce करना और उन्हीं goods and services को distribute करना ताकि जो ग्राहक हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके. उसकी स्टडी को इकोनॉमिक्स कहते हैं. So there are four resources: land, labor, capital, enterprise. Labor and enterprise are human resources while land and capital are property resources. Economics को पढ़ने का, उसको इंटरेस्टिंग बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है एक एक टर्म का मतलब समझ में आना और उसके साथ साथ प्रॉपर एग्जाम्पल्स को रेफर करते जाना. सो टर्म का मतलब डेफिनेशन समझ लिया और साथ ही साथ एक एग्जाम्पल वहाँ पे अपने नोट्स में लिख लिया ताकि क्लैरिटी मिल जाए कंसेप्ट की. तो डेफिनेशन मैंने अभी आपको इजी लैंग्वेज में समझाया. किताबों में उसको टेक्निकली थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया जाता है या क्योंकि ऐसे टर्म्स यूज़ कर दिए जाते हैं कि समझना मुश्किल हो जाता है. तो इसीलिए आप अपने नोट्स सिंप्लीफाई तरीके से बनाएंगे. अब यहाँ पे सिंपली क्या लिखा है एक टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स में, दैट इट इज़ अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल सोसाइटी एंड गवर्नमेंट जो अपने चॉइसेस को प्रायोरिटाइज करता है. जैसे अभी पैंडेमिक का सिचुएशन है तो हेल्थ केयर शुड बी द प्रायोरिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, ऑफ अ सोसाइटी एंड द गवर्नमेंट ऑफ कोर्स. एंड हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव करना, जो स्केर्स रिसोर्सेज है उसी से जैसे मान लीजिए वैक्सीन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, ये अभी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है. तो इस पूरे प्रोसेस को किस तरह से किया जाए, इसके बीच में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं एक्सेट्रा, इन सब के बारे में स्टडी करना और प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना इकोनॉमिक्स का काम है. इकोनॉमिक्स क्या है समझ में आ गया, ठीक है. अब और जो उसके डेफिनेशन है उसको मैंने सिंप्लीफाई किया है यहाँ पे. Human beings in their day-to-day lives are busy doing many things or activities. ठीक है. They perform activities under the following categories. Economic activities perform करते हैं, political, social, administrative activities. Therefore, economics is equal to study of human activities. इसीलिए economics का subject जब हम कॉलेज में opt करते हैं तो हमें कहा जाता है you belong to humanitarian background. You come from a humanitarian background because you have studied economics. Since economics studies human activities. यहाँ तक के लेसन में इतना तो समझ में आ गया होगा कि economics होता क्या है, ठीक है. अब ये कुछ important questions हैं जिसको आपको सोचना शुरू करना है during the lesson, after the lesson, because जितना आप खुद से सोचेंगे उतना ज़्यादा productive और fertile आपका दिमाग होगा. बिकॉज इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो अबाउट अंडरस्टैंडिंग. सिर्फ डेफिनेशन रटने से कुछ नहीं होता, ठीक है. इसको समझना पड़ेगा. देयर इज नो अदर ऑप्शन, देयर इज नो अदर वे टू मास्टर इकोनॉमिक्स. पहला सवाल क्या है, व्हाट एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमंस आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज. सो एनी एक्टिविटी इन्वॉल्विंग प्रॉफिट और लॉस, लाइवलीहुड, ऑक्यूपेशन, वेज, एम्प्लॉयमेंट आर ह्यूमन एक्टिविटीज. बेसिक है पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आई एम टेलिंग यू आगे के लेसन्स में आपका जो पूरा इकोनॉमिक्स का फाउंडेशन है वो इन्हीं सवालों पे, इन्हीं बेसिक्स पे डिपेंड करेगा. सो यू हैव टू मेक योर फाउंडेशन स्ट्रॉन्गर. अगर आपको डेफिनेशन समझ में आ गया है तो आगे के सवालों को सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू सम पीपल गो फॉर फ्यूल एफिशिएंट कार्स व्हाइल अदर ऑप्ट फॉर फ्यूल गजलिंग स्पोर्ट्स कार. व्हाई द पुअर आर पुअर. इज कैपिटलिज्म doomed to intensify economic inequality? ये सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा खुद से जब आप इकोनॉमिक्स के बेसिक्स को और एडवांस लेवल को अच्छे से समझने लगेंगे. ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस ऑन योर ओन एंड कमेंट डाउन बिलो सो दैट आई कैन नो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग किस लेवल पे है और हमें उसे कहाँ लेकर जाना है. Now let's understand relationship between economics and the economy. Yes, इन दोनों terms का इस्तेमाल अलग अलग जगह किया जाता है but इन दोनों के बीच का interrelationship बहुत ही interesting है. I will simply say there is a theory and practice relationship between economics and the economy. Economics का मतलब तो अब तक समझ में आ गया होगा, इतना डिटेल में जो समझाया. Economy का मतलब क्या होता है?
It is the real picture of the things which emerges after application of economic theories. Economic theories को apply करने के बाद का जो result है, जो outcome है, जो picture है, ठीक है, जो दृश्य हमारे सामने है उन theories को apply करने के बाद, उसको economy कहा जाएगा. ठीक है. अब economy का मतलब समझ में आ गया होगा. इस टर्म का इस्तेमाल किया जाता है एक सर्टेन रीजन की आर्थिक हालत को डिस्क्राइब करने के लिए. रीजन का मतलब क्या है? कंट्री और नेशन. जैसे इंडियन इकोनॉमी, रशियन इकोनॉमी. हम इंडियन इकोनॉमिक्स नहीं लिखते हैं या रशियन इकोनॉमिक्स नहीं लिखते हैं. अगर हमें ये बात करनी है कि भाई इंडिया की आर्थिक स्थिति कैसी है, सो व्हाट इज द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी करंटली, हम इस तरह से लिखते या पढ़ते हैं, है ना. सो इस टर्म का इस्तेमाल एक कंट्री के नाम के आगे या नाम के पीछे प्रीफिक्स और सफिक्स में यूज किया जाता है. ऑल्सो हम इस तरह से पढ़ते हैं, इंडिया इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी, वी डोंट से इकोनॉमिक्स. तो ये डिफरेंस है, समझ में आ रहा है. इकोनॉमी का मतलब है एक देश की आर्थिक स्थिति की हालत क्या है, अच्छी है, बुरी है, उसको दर्शाता है इकोनॉमी. और इकोनॉमिक्स का मतलब है उस देश में कौन कौन सी थियरीज या प्रैक्टिसेस यूज की जाती हैं जिसकी वजह से उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है या बुरी है. राइट? Sum up whatever we discussed up till now. Economic theories are expectations of human behavior about their economic activities. And as a human behavior greatly depends on many internal and external factors, the results of those economic theories when applied are different. Okay? इसलिए इतने different situations है, हालात है, अलग अलग अर्थव्यवस्था की, उनके अपने कुछ इश्यूज होते हैं और एक्सटर्नल इम्पैक्ट भी पड़ता है. ऐसा क्यों होता है कि एक ही दवाई से एक पेशेंट को फायदा हो रहा है, वो ठीक हो गया, स्वस्थ हो गया, बट दूसरे को नुकसान हो रहा है या उसको फायदा नहीं हो रहा. सो दीज आर द पॉसिबल रीजंस व्हाई द सेम थियोरी बीइंग अप्लाइड is getting different outcomes in different countries. Possible reason could be similar challenges along with specific regional challenges. India के कुछ specific आर्थिक issues हैं, challenges हैं, USA के अलग हैं, इसलिए results अलग आ रहे हैं. Level of quantity and quality of resources available. Social political status of the country. If the social political structure or the situation is chaotic in a country, the outcomes will be different. कभी riots हो रहे हैं, कभी कुछ unrest हो गया, whatever it is, political instability है. So ये सारे reasons की वजह से भी results अलग आ सकते हैं. और historical background भी एक बहुत ही important role play करता है in these different results or outcomes that are coming after applying a similar theory in two different places or countries. Let's talk about focus of economics. किन चीज़ों पर, किन बातों पर इकोनॉमिक्स का फोकस होता है. Understand this, we'll use some questions. Question 1. What is the real purpose of studying economics? Question number 2. What have economists ultimately been trying to articulate? वो क्या जानने की, क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं. Question number 3. What has been the focus of economics and economists since the birth of this discipline? ये कुछ क्वेश्चंस है जिसका आंसर ढूंढते ही फोकस ऑफ इकोनॉमिक्स का टॉपिक क्लियर हो जाएगा. लेट्स सी आखिर किन चीज़ों पे इकोनॉमिक्स का फोकस होता है. इफ आई हैव टू ब्रीफली आंसर दिस क्वेश्चन, आई विल सिंपली से द फोकस ऑफ इकोनॉमिक्स इज ऑन बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ. It is to improve our living conditions. That is the ultimate goal of economics. और इकोनॉमिस्ट भी यही कोशिश में लगे रहते हैं कि कैसे हमारी जो लाइवलीहुड है, हमारा जो लाइफ है, वो बेटर बनते जाए, कंडीशंस सुधरे, हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस इंप्रूव हो. काफ़ी फिलोसफिकल आंसर हो गया ना. सो लेट्स गेट इनटू द थियरीज. एडम स्मिथ, he wrote the book The Wealth of Nations in 1776. This is one of the most famous works on economics ever. So if you want to trace classical economic theories and economics as a whole, The Wealth of Nation is one of the best sources available. What are the key learnings that we get from this book? अब पूरी किताब पढ़ने नहीं बोलूँगी, but मैं आपको simply समझा दूँगी कि उन्होंने लिखा क्या है, क्योंकि ये सारी theories आपको आगे काम आने वाली है. इसके बिना economics अधूरा है. Our individual need to fulfill self-interest results in societal benefit in what is known as invisible hands. Do not get confused and explain everything. He rejects, Adam Smith rejects government interference in market activities. कहना है कि government को economic activities में बिल्कुल भी interfere नहीं करना चाहिए और सिर्फ 3 काम पे focus करना चाहिए. First one is to protect nation's border. The second one is to enforce civil laws. And the third one is to engage in public work.
is to look after education, healthcare, etc. So, in short, according to Adam Smith, economics is an inquiry into the nature and causes of the wealth of the nation. How a nation is able to build its wealth, what are the causes, what is the nature of its economic activities, is what economics is all about. Now, let's understand the challenges of the economies. The main challenge of any economy is to fulfill the needs of its population. अपने population की ज़रूरतों को पूरा करना सबसे बड़ा challenge है क्योंकि resources scarce हैं. So as per theory, 3 तरह की needs हैं या wants हैं of the population. पहला क्या है? Basic needs. रोटी कपड़ा मकान. ठीक है, सबको चाहिए, जीने के लिए ज़रूरी है. दूसरा है comfort needs. तीसरा है luxurious needs. Okay, now in front of you, you can see a pyramid of needs made by Maslow. Where you can clearly see a pyramid of needs. पहला है physiological needs, दूसरा है safety and security. जो ये 3 कैटेगरी आपने पढ़ी ना, basic, comfort, luxury, उसका expanded या detailed version है ये. Okay? उसके बाद social needs, self-esteem needs and finally self-actualization needs. ठीक है? Now you can see there are so many types of needs. इन सबको fulfill करना एक challenge है और ये सबसे बड़ा challenge है किसी भी economy का. ये चैलेंज नेवर एंडिंग भी है. ये कांस्टेंट साइकिल है जो चलता ही रहता है. एज एन इकोनॉमी मूव्स अपवर्ड्स, यानी जैसे जैसे इकोनॉमी प्रोग्रेस करती है, लोगों की ज़रूरतें, उनके डिमांड्स भी बढ़ती जाती हैं और बदलती जाती हैं. एक सेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आपने प्रोवाइड कर दी, अगले ही दिन या अगले ही मोमेंट यू विल सी कि देयर इज अनदर सेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो लोग डिमांड कर रहे हैं. राइट, सो दिस इज अ कॉन्स्टेंट साइकिल और इकोनॉमीज इसको कॉन्स्टेंटली फेस कर रहे हैं और फेस करते करते उन्हें सॉल्व भी कर रहे हैं एंड दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स फॉर द फ्यूचर चैलेंजेस एज वेल. लेट्स अंडरस्टैंड 3 एस्पेक्ट्स ऑफ दीज चैलेंजेस. पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय द पॉपुलेशन. सो इकोनॉमीज को मेक श्योर करना होता है कि कितने सामान के या सेट ऑफ गुड्स और सर्विसेज की ज़रूरत है. क्वान्टिफाई इट. सेकेंड, प्रेजेंस ऑफ सप्लाई नेटवर्क. एक प्रॉपर सप्लाई चेन है या नहीं कि ये गुड्स एंड सर्विसेज लोगों तक पहुंचाए जा सके. और इसको मेक श्योर करना प्रोडक्शन के लिए और सप्लाई के लिए एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट प्लान होना चाहिए जिसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता है टू प्रोड्यूस दिस गुड्स एंड सर्विसेज एंड टू ऑल्सो क्रिएट अ सप्लाई चेन जिससे वो सामान, वो गुड्स लोगों तक पहुंचाया जाता है. और यहाँ पर फंड मैनेजमेंट भी एक चैलेंज होता है कि सरकार पैसे लगा रही है या कोई प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्टमेंट लिया जा रहा है या फॉरेन से इन्वेस्टमेंट या फंड्स लाए जा रहे हैं टू क्रिएट प्रोडक्शन एंड अ सप्लाई चेन. Now let's understand distribution network models. 3 तरह के. पहला होता है स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, दूसरा है मार्केट, तीसरा है स्टेट प्लस मार्केट मिक्स. ठीक है, स्टेट का क्या मतलब हो गया? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल बी सोलली डन बाय द गवर्नमेंट. सरकार मेक श्योर करेगी कि गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई किए जाएं, या तो उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा कंज्यूमर से, या तो सब्सिडाइज्ड या मिनिमल प्राइसेस पे उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा लोगों को. मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल में क्या होता है? द डिस्ट्रीब्यूशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म. इसका क्या मतलब है? गुड्स एंड सर्विसेज आर मेड अवेलेबल इन द मार्केट और जितना डिमांड है और जो सप्लाई है उसके बेसिस पे प्राइस को डिसाइड किया जाता है. व्हेन डिमांड एक्सीड्स सप्लाई, डिमांड सप्लाई से ज्यादा है तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं. 10 आइटम है और 20 का डिमांड हो गया, ठीक है, तो फिर प्राइसेस बढ़ जाएंगे. जो वो प्राइस चुका पाएगा उसको वो गुड या सर्विस दिया जाएगा. लेकिन जब सप्लाई डिमांड से ज्यादा होता है तब प्राइस कम हो जाता है या घट जाता है. और ये चीजें हम अपने डेली लाइफ में देखते रहते हैं. So this is what market distribution network model looks like. Now let's understand state plus market mix. So what is the scenario here? State plus market mix में certain goods and services are made freely available or at subsidized prices and some supplied by market and consumer needs to pay for the same. यानी कुछ चीज़ें फ्रीली अवेलेबल है, सबको अवेलेबल है, या तो बहुत ही मिनिमल प्राइस पे प्रोवाइड की जाती है, और कुछ चीज़ों का जो प्राइस है वो मार्केट मॉडल पे, जो मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल हमने अभी समझा, उस पे निर्भर होता है एंड कंज्यूमर को पे करके उस सर्विस को या गुड को लेना होता है. पेव्स द वे फॉर अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, स्टेट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी. इसीलिए ये सारा जो एलिमेंट है अभी हमने जो डिस्कस किया वो आपको समझना पड़ा. ठीक है,
Now let's quickly look at all of them in detail. So capitalist economy का origin हुआ या हमें मिलता है एडम स्मिथ की किताब वेल्थ ऑफ नेशंस में. इसीलिए एडम स्मिथ की किताब को मैंने आपको समझाया था. अब समझ में आया कि बेसिक्स क्यों इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. नाउ उस किताब में उन्होंने लिखा था, जो आपको अब पता है, कि गवर्नमेंट को मार्केट में इंटरफियर नहीं करना चाहिए. एंड देयर वाज अ टर्म कॉल्ड इनविजिबल हैंड्स. इनविजिबल हैंड्स का मतलब होता है मार्केट फोर्सेस लाइक डिमांड एंड सप्लाई जो प्राइस को डिटरमाइन करते हैं. अब आपको ये भी समझ में आ गया. डिवीजन ऑफ लेबर, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो उन्होंने अपनी किताब में यूज किया, जिसका मतलब है सेपरेशन ऑफ वर्क प्रोसेस इनटू अ नंबर ऑफ टास्क. आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू. आई विल यूज एन एग्जांपल. फॉर इंस्टेंस फूड पैकेजिंग, ठीक है, या फूड इंडस्ट्री है, बेवरेज इंडस्ट्री है. उसमें क्या हो रहा है कि भाई एक इंसान प्लानिंग करता है कि हमें ये चिप्स बनाने, ठीक है, और एक प्रोडक्शन टीम होता है जो पूरा रॉ मटेरियल लाना, फिर उसको प्रोसेस करना, फिर पैकेजिंग करना, फिर सप्लाई करना. तो इतने सारे नंबर ऑफ टास्क होते हैं एक चिप्स को बनाने से लेकर उसके सप्लाई तक, जब तक वो हमारे हाथ में आए और हम मूवी देखते हुए उसको खा जाए. तो ये जो पूरा एक प्रोसेस है, इसको नंबर ऑफ टास्क में डिवाइड कर देना, इसके बारे में एडम स्मिथ ने मेंशन किया है, सो दैट द प्रोडक्शन एंड सप्लाई द एंटायर प्रोसेस इज ऑर्गेनाइज्ड. नाउ लेट्स लुक एट सम हिस्टोरिकल फैक्ट्स. यूएसए को 4 जुलाई 1776 में इंडिपेंडेंस मिला, और आफ्टर इंडिपेंडेंस उन्होंने एडम स्मिथ के आइडियाज़ को अपने पब्लिक पॉलिसी प्लानिंग में इंक्लूड किया. फ्रॉम यूएसए आइडिया ऑफ कैपिटलिज्म स्प्रेड टू यूरोप. बाय 1800 कैपिटलिज्म एक इकोनॉमिक सिस्टम की तरह स्टैब्लिश हो गया, और उसके और भी कई नाम बन गए, जैसे प्राइवेट एंटरप्राइज सिस्टम, फ्री एंटरप्राइज सिस्टम या मार्केट इकोनॉमी. For capitalist economic system is equals to decision of what to produce, how much to produce and what price to sell. क्या प्रोड्यूस करना है, कितने क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, किस प्राइस पे सेल करना है, वो मार्केट डिसाइड करता है. State has no economic role in such economies. Now let's understand about state economy. This was first proposed by Karl Marx, जो एक जर्मन फिलोसोफर थे. एंड ये पूरा कॉन्सेप्ट कब आया इन लाइमलाइट? आफ्टर बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, एंड इट गॉट इट्स आइडियल शेप, यानी प्रॉपर सिस्टम ये बना इन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में 1949 में. 1917 में ये लाइमलाइट में आया ये सिस्टम, पहली बार इसके बारे में बात हुई, एंड 1949 तक इसको पूरा एक शेप मिल गया. एंड लेटर इट स्प्रेड टू ईस्टर्न यूरोप. इस इकोनॉमी के दो वर्जन्स है. सोशलिस्ट इकोनॉमी जो फॉर्मर यूएसएसआर में फॉलो किया जाता था, एंड सेकेंड इज कम्युनिस्ट इकोनॉमी दैट इज प्री 1985 चाइना. एंड अ क्विक हेड्स अप, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ना होगा. स्टेट इकोनॉमी के दो वर्जन्स हैं. सोशलिस्टिक इकोनॉमी का क्या मतलब है? कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज प्रॉपर्टी एंड असेट्स. इट ऑल्सो ascribes a large role to state in running the economy. यानी लार्जर रोल लार्जर से स्टेट का है, एब्सोल्यूट नहीं है. कम्युनिस्ट इकोनॉमी में फ्रॉम प्रोडक्शन टू सप्लाई, फ्रॉम डिसाइडिंग टू द प्राइस, कंप्लीटली जो स्टेट का इकोनॉमी है वो स्टेट या गवर्नमेंट के इशारों पे चलता है. लेकिन सोशलिस्टिक इकोनॉमी में ज्यादातर जो डिसीजंस हैं इकोनॉमी से रिलेटेड वो स्टेट लेती है. नॉट कंप्लीटली बट ज्यादातर. द डिसीजंस ऑफ प्रोडक्शन, सप्लाई एंड प्राइजेस are solely in the hands of state. यानी the state or the government will decide about the production, supply and prices of goods and services. Other names भी हैं state economy के, जैसे centralized economy, centrally planned economy और non-market economy. Socialist or communist economies, they started criticizing capitalist economy क्योंकि उनके लिए या उनके नज़र से capitalist economy was exploitative. Now we'll understand कि ये जो लड़ाई शुरू हुई स्टेट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की वजह से, उसका रिजल्ट क्या निकला. इस फ्रिक्शन का रिजल्ट था मिक्स्ड इकोनॉमी. सो हुआ ये कि 1929 में ग्रेट डिप्रेशन का फेज आया वर्ल्ड इकोनॉमी में. इम्पैक्ट ऑफ डिप्रेशन स्टार्टेड स्प्रेडिंग फ्रॉम द यूएस टू वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज. और कहा ये जाने लगा, इकोनॉमिस्ट ने एनालाइज ये किया कि एडम स्मिथ के जो ये दो प्रिंसिपल्स थे, सेल्फ करेक्टिंग क्वालिटी ऑफ मार्केट एंड इनविजिबल हैंड, जो मैंने ऑलरेडी पहले आपको समझा दिया है, ठीक है, उसकी वजह से ग्रेट डिप्रेशन आया. और डिप्रेशन की वजह से क्या होने लगा? लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट, डाउनफॉल ऑफ डिमांड,
लॉकआउट्स इन इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस, फैक्ट्रीज बंद होने लगी। और इस डिप्रेशन के सिचुएशन में, क्राइसिस के सिचुएशन में एक नए अप्रोच ने जन्म लिया, जिसे हम कहते हैं द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, बाय द सेवियर ऑफ द टाइम, an English economist at Cambridge University, John Maynard Keynes. So he questioned two principles of laissez-faire and invisible hand. Laissez-faire का मतलब literal meaning होता है leave alone. In this context, in economics, इसका मतलब है less government interference in the economy and the nature of invisible hand. According to Keynes, invisible hand brings equilibrium to economy by strangulating the poor. Poor and their needs and their welfare is compromised when a country is following invisible hand theory given by Adam Smith. He suggested strong government intervention in the economy. He said increase government expenditures, and he also talked about discretionary fiscal policies, talking about lower interest rates, cheap money supply to boost the demand of goods and services. Now focus on each term here. Discretionary fiscal policy, lower interest rates, cheap money supply. इन सब का क्या मतलब है? इसको समझेंगे नहीं तो समझ में कैसे आएगा कि हाउ बाय अप्लाइंग ऑल दिस गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड में बूस्ट आएगा या इट विल इंक्रीज। सारे टर्म्स में आपको डिटेल में आगे के लेसन्स में पढ़ाती ही जाऊंगी, बट अभी ये समझना जरूरी है कि डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। इसका सिंपल ये मतलब है कि सरकार अपने एक्सपेंडिचर्स में बदलाव कर रही है। अभी पैंडेमिक का सिचुएशन चल रहा है तो सरकार सबसे ज़्यादा खर्चा कर रही है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में, हॉस्पिटल्स बनाने में, दवाइयों के सप्लाई पे, एक्सेट्रा, एवरीथिंग टू डू विद हेल्थ केयर, सो दैट इस कोविड-19 को हम जल्द से जल्द हरा सकें एंड इससे छुटकारा पा सकें। This was about discretionary policy. Coming back to Keynes, so जिन देशों ने ये जो 3 suggestions हैं, principles of Keynes हैं, उसको अप्लाई किया, सक्सेसफुली अप्लाई किया, वो ग्रेट डिप्रेशन के सिचुएशन से बाहर आ गए सक्सेसफुली। So he further suggests, Keynes is suggesting mix of capitalist and socialist economy. That is equal to what? Mixed economy. Why is he suggesting this? Let's see the reasons of Great Depression. So as you all know, Great Depression शुरू हुआ यूनाइटेड स्टेट्स में और धीरे धीरे फिर फैलने लगा। USA is a capitalist economy और capitalist economy में क्या होता है? Goods and services are produced by private enterprises और private enterprises की प्रायोरिटी क्या होती है? प्रॉफिट। तो प्राइसिंग किस तरह से किया जाता है कि प्राइवेट एंटरप्राइजेस हमेशा प्रॉफिट में रहें और वो जो प्राइस डिसाइड करे उसी पर लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज खरीदना पड़ता है। और ये चीज़ मास के लिए, जो ज़्यादातर लोग हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी क्रिएट करी थी क्योंकि इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें थी, राइट? और ये जो मनी मूवमेंट हो रहा था वो हो रहा था मास टू प्राइवेट एंटरप्राइजेस। प्राइवेट एंटरप्राइजेस मान लीजिए 5% है आउट ऑफ 100, ठीक है? 5 people out of 100 are belonging to private enterprises and their families. They were getting wealthier and the rest 95% was suffering and were getting poorer. So money किसके पास कलेक्ट होते जा रहा था? इन प्राइवेट एंटरप्राइजेस के पास। और पैसे किसके पास नहीं बच पा रहे थे? मास के पास, लोगों के पास। और इसकी वजह से उनकी खरीदने की क्षमता होने लगी कम। उनके पास पैसे नहीं थे तो वो खरीदे कैसे, है ना? Therefore, masses went through the process of pauperization. Pauperization का क्या मतलब होता है? It's the process of making a person or a group very poor. Keynes की बात को सही से माना, समझा और इस सिस्टम में बदलाव लाया। They came out of the Great Depression situation successfully. Okay? So the government started producing and supplying public goods. Public goods का मतलब होता है like minimal level of nutrition to all, minimum level of education, sanitation to all, social security to everybody, irrespective of anything, any sort of biases. And the expense incurred was done by the public exchequer. Starting from 1930s up to 1950, 50% GDP in Euro and American countries was spent on public goods, and ये अलग सेक्टर ही बन गया उसके बाद जिसको सोशल सेक्टर कहा जाने लगा. This was the story behind the arrival of mixed economy. I'll be talking more about it in the next lesson. यहाँ तक वीडियो देख लिया, लेसन देख लिया और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, do leave a like, share and please comment your views in the comment section below. I'll see you in the next lesson which will drop on Wednesday.
सो अपने दूसरे लेसन के लिए तैयार रहिएगा.